नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तवांग क्षेत्र में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई झड़प पर संसद में बयान। कहा, सशस्त्र बल हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्र आज 2001 में संसद पर हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। G20 समूह के वित्तीय क्षेत्र की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू। G20 विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में जारी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, कुशल डेटा दुनिया भर के नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के दौरान हमारा कोई जवान न तो हताहत हुआ है और न ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। तवांग की घटना पर रक्षा मंत्री ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने इस महीने की 9 तारीख को यांगत्से क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करने की कोशिश की और एक तरफा तौर पर यथास्थिति को बदला। भारतीय सैनिकों ने चीन की कोशिश का डटकर मुकाबला किया और उसे विफल कर दिया। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये झड़प हाथापाई में बदल गई, जिसका हमारी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 11 दिसंबर को दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों की फ्लैग बैठक में चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाइयों से बचने और सीमा पर शांति तथा सद्भावना बनाए रखने को कहा गया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे को कूटनीतिक माध्यमों से भी चीन के साथ उठाया गया है। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि भारतीय सेनाएं देश की भौगोलिक अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसी किसी भी कोशिश को विफल करती रहेंगी। बाद में उनके बयान से असंतुष्ट कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया। श्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी इसी तरह का बयान दिया। विपक्षी सदस्यों ने रक्षा मंत्री के स्पष्टीकरण देने की मांग की, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पर मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देने का कोई दृष्टांत नहीं है। इससे असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने तत्काल बहस की मांग जारी रखी और नारे लगाए। बाद में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दलों और अन्य सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि विपक्ष राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा विदेशी अंशदान नियमन कानून के उल्लंघन के सवाल से बचने के लिए भारत चीन झड़प का मुद्दा उठा रहा है। आज संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को वर्ष 2005 से 2007 के दौरान चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान मिला था।
राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 6-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। श्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में इस बारे में एक प्रश्न सूचीबद्ध था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में है, कोई भी भारत की 1 इंच धरती पर भी कब्जा नहीं कर सकता। सरकार की एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाशवाणी ने अपने स्थानीय रिले केंद्रों को बंद करने और विविध भारती के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। श्री ठाकुर ने बताया कि अपने नेटवर्क की आवश्यकताओं के आधार पर आकाशवाणी ने दुनिया भर के श्रोताओं के लिए अपनी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी देश के 501 केंद्रों से 23 भाषाओं और 181 बोलियों में प्रसारण करता है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ। पिछले सत्रावसान के बाद जिन सदस्यों का देहांत हो गया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस महीने की 19 से 30 तारीख तक होगा। मुंबई में विधान भवन में हुई सत्र सलाहकार समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। G20 समूह के वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों तथा वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। बैठक में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय जोखिमों की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, मजबूत वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए सुधार, वित्त की सतत व्यवस्था और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्नाटक राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के रमणीय और ऐतिहासिक स्थलों के प्रचार के लिए G20 बैठक के दौरान व्यवस्था की गई है। 35 से ज्यादा देशों से आए मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्य के पर्यटक स्थलों की जानकारी देने वाले वीडियोस चलाए जा रहे हैं। बेंगलुरु के प्रौद्योगिक क्षमता का परिचय करवाने वाली स्टार्टअप कर्नाटका का वीडियो तैयार किया गया है। G20 बैठक में भाग ले रहे सदस्यों को नंदी हिल्स, भोगानंदीश्वरा मंदिर, पारंपरिक शहर मैसूरू और विश्व पारंपरिक स्थल हम्पी की सैर करवाई जा रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारत की अध्यक्षता में G20 विकास कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में बेहतर डेटा प्रबंधन के माध्यम से डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि कम विकसित और विकासशील देश कुशल डेटा प्रबंधन के बिना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के पर्यावरण और ऊर्जा निदेशालय के प्रबंध निदेशक सिकार्स स्टीफन ने G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत का वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित महत्वाकांक्षी एजेंडा है। उम्मीद की जाती है कि भारत की अध्यक्षता में G20 समूह विकास के साथ ही लोगों की जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का काम करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश हमेशा श्री अरबिंदो के महान योगदान के लिए आभारी रहेगा। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुद्दुचेरी में कंबन कलाई संगम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान किया था। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में राज्य के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, कानूभाई देसाई, हर्ष सांघवी सहित सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का प्रभार संभाला। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि भूपेंद्र पटेल की नई मंत्रिपरिषद में कुल 16 मंत्री हैं, जिनमें पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ विधायक शामिल हैं। भूपेंद्र पटेल की नई सरकार में शामिल किए गए 16 मंत्रियों में से 11 पूर्व मंत्री हैं, जबकि 5 चेहरे नए हैं। 11 पूर्व मंत्रियों में से कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, हर्ष संघवी, मुकेश पटेल और कुबेर डिंडोर समेत 7 मंत्री ऐसे हैं जो भूपेंद्र पटेल की पहली सरकार में भी हिस्सा थे। इसके अलावा कुंवरजी बावरिया, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबड़ और मुरुभाई बेरा गुजरात सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। पहली बार मंत्री बनने जा रहे 5 विधायकों में से राजकोट ग्रामीण से निर्वाचित भानुबेन बाबरिया अकेली महिला कैबिनेट मंत्री है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने आज श्रीलंका में SLNS सिंदरूला समुद्री निगरानी पोत का निरीक्षण किया। ये पोत गोवा शिपयार्ड ने तैयार किया है और भारत की रक्षा विनिर्माण की क्षमताओं का परिचायक है। नौसेना प्रमुख ने श्रीलंका की नौसेना को देश में निर्मित रक्षा उपकरण भेंट किए। आज एडमिरल हरिकुमार भारतीय शांति सेना स्मारक का दौरा करेंगे और शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लोकसभा में आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि अनुपूरक अनुदान आम बजट का हिस्सा है। इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और ऐसे में किसानों को काफी सब्सिडी देनी पड़ रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र आज वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। संसद भवन परिसर में आज गणमान्य व्यक्तियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट में कहा कि राष्ट्र बहादुर सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश में कहा है कि देश उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को कभी भुला नहीं सकता। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना क्रोएशिया के मजबूत डिफेंस को तोड़कर विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं लुका मॉड्रिच की अगुवाई में क्रोएशिया पहला विश्व कप खिताब जीतने के लिए ब्राजील के नेमार के बाद अब मेसी के सपने को तोड़ना चाहेगी। दूसरे सेमीफाइनल में कल देर रात 12:30 बजे मोरक्को और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तवांग क्षेत्र में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई झड़प पर संसद में बयान। कहा, सशस्त्र बल हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्र आज 2001 में संसद पर हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। G20 समूह के वित्तीय क्षेत्र की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू। G20 विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।